अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहबाज खान आपका फिर से एक बार खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं एमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने। दोस्तों, आपको जैसा पता है हमारा पहला टॉपिक उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका मुकम्मल हो चुका है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट दिन आपसे पूछा था कि हाथ की हथेलियां जब खोल देंगे, कमेंट बॉक्स में आपसे डालने के लिए भी कहा था कि हाथ की हथेलियां जब खोल देंगे तो अंगूठे से और शहादत की उंगली से बनने वाले हुरूफ की शक्ल होगी, तो बनने वाले हुरूफ की शक्ल होगी काफ। बनने वाले हुरूफ की शक्ल क्या होगी? काफ। इसी तरह का से मैंने आपसे एक और सवाल पूछा था कि पानी की लहर में चलने वाले हुरूफ की शक्ल कैसी होगी, तो वो हुरूफ की शक्ल होगी इस तरीके से पानी की लहर चलेगी और इस तरीके से ही बनता है मीम। मीम की मिलवा शक्ल इसी तरीके से बनती है, मीम की मिलवा शक्ल यूँ बनती है, ये मीम इस तरीके से बनता है, तो पानी की लहर भी इसी तरीके से चलती है। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे जो आपको दिलचस्पी पैदा करेंगे आपके अंदर और आप उन्हें अच्छी तरीके से समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और आज हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है उर्दू ज़बान से मुताल्लिक कवायद। आज हमारा टॉपिक है कवायद। आज हमारा टॉपिक क्या है? कवायद। उर्दू कवायद। आज हमारा टॉपिक है उर्दू कवायद। कवायद यानी होता है व्याकरण। कवायद यानी क्या होता है? व्याकरण। कवायद यानी होता है व्याकरण। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? कवायद यानी होता है व्याकरण। जो व्याकरण का माहिर होता है उसे हिंदी में कहते हैं वैयाकरण। 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 और उर्दू में उसे कहते हैं कवायद नवेस। क्या कहते हैं? कवायद नवेस। कवायद का जानकार, कवायद नवेस। उर्दू में उसे क्या कहते हैं? कवायद नवेस। ठीक है, उर्दू कवायद को हम पढ़ने जा रहे हैं, व्याकरण को हम पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसे हिंदी में वैयाकरण कहते हैं, जबकि हिंदी में उर्दू में क्या कहते हैं? कवायद नवेस। यहां तक आया समझ में? कवायद कायदे की जमा है। कवायद किसकी जमा है? कायदे की जमा है। कवायद किसकी जमा है? कायदा। कायदे का मायने क्या होते हैं? कायदे के मायने होते हैं कानून के, नियम के। कायदे के मायने क्या होते हैं? कायदे यानी नियम या कानून। नियम या कानून। नियम या कानून के। कानून के। ठीक है, नियम या कानून के मायने क्या होते हैं? कायदे। तो किसी भी जबान को कायदे, कवायद की फिर डेफिनेशन क्या बनेगी? कवायद की डेफिनेशन बनेगी किसी भी जबान को पढ़ने लिखने और समझने की जो उसूल बनाए गए हैं, उन्हीं उसूलों को हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। कवायद किसे कहते हैं? तो कवायद कहते हैं किसी भी जबान को, किसी भी जबान को, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, कोई सी भी हो, किसी भी जबान को पढ़ने लिखने और समझने के इल्म को क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। किसी भी जबान को पढ़ने लिखने के जो उसूल बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन्हीं नियमों को क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। यहां तक आ रहा समझ में? कवायद किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन भी एक बार पूछी जा चुकी है कि कवायद किसे कहते हैं। तो किसी भी जबान को पढ़ने लिखने और समझने के जो उसूल बनाए गए हैं, उन्हीं उसूलों का नाम क्या है? कवायद है। यहां तक आ रहा समझ में? इसके बाद चलते हैं हम
माहिर लिसानियात, जो जबान के माहिर हुए हैं, माहिर लिसानियात, माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ज़ेर बहस, अलग अलग मौज़ूओं के ज़ेर बहस कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में तकसीम किया है। कौन कौन से? कौन कौन से? इल्म हिज्जा, इल्म हिद्दा, हिज्जा में इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, नहू भी बोलते हैं इसको, इल्म नहव है वैसे, इल्म नहव, इल्म बयान, और इल्म अरूज, इल्म अरूज। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म अरूज। माहिर लिसानियात ने, हमने देखा माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ज़ेर बहस, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ज़ेर बहस उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। वो हिस्से कौन कौन से हैं? इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान और इल्म अरूज। इल्म अरूज, अर्ज यानी दुपट्टा, दुपट्टे की नाप तो लेते हैं, वैसी अर्ज से बना है अरूज। ठीक है, यहां तक आ रहा समझ में? अब हम एक एक टॉपिक को आसानी समझेंगे। सबसे पहले आता है इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा देखें, इल्म हिज्जा 2 लफ्जों से मिलकर बना है, एक इल्म और एक लफ्ज है हिज्जा। एक इल्म है, दूसरा लफ्ज है हिज्जा। अब बताएं मुझे हिज्जा के मायने क्या होते हैं? हिज्जा के मायने क्या होते हैं? तो हिज्जा के मायने होते हैं अलग अलग करना, अलग अलग करना। हिज्जा के मायने होता है अलग अलग करना। ठीक है, किसको अलग अलग करना? हरूफ को। वो तो हिज्जा के मायने, इल्म हिज्जा के मायने क्या हो जाएंगे? वो इल्म जिसमें हरूफ को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, उसमें इल्म हिज्जा कहा जाता है। वो इल्म हिज्जा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वो इल्म जिसमें हरूफ को, वो इल्म जिसमें हरूफ को हर्फ की जमा है हरूफ को अलग अलग करके, अलग अलग करके पढ़ा जाए, उस इल्म को क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा कहते हैं। वो इल्म जिसमें हरूफ को अलग अलग करके पढ़ा जाए, वो उस इल्म को क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा कहते हैं। और इस इल्म में होता क्या है? इस इल्म में हरूफ जो होते हैं, देखो हरूफ या हर्फ की जमा है, हरूफ किसी जमा है हर्फ की। हर्फ वो इकाई होती है, हर्फ वो वर्ण होते हैं, वो लफ्ज होते हैं जिनसे कि कोई जबान बनती है, जिनसे वो लफ्ज, वो हर्फ वो इकाई होती है जिनसे कोई जबान बनती है, जिनसे कोई जबान बनती है, ठीक है। हर्फ वो इकाई होती है जिनसे कोई जबान बनती है, ये नहीं जबान का सबसे छोटा हिस्सा, जबान का
सबसे छोटा हिस्सा हर्फ कहलाता है और हर्फ का मजीद इख्तिसाम मुमकिन नहीं है, यानी इसको और दो हिस्सों में तोड़ना मुमकिन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें अलिफ। अब अलिफ को हम दो हिस्सों में नहीं तकसीम कर सकते, न बे को हम तकसीम कर सकते, न ते को हम तकसीम कर सकते, न और किसी हर्फ को हम तकसीम कर सकते हैं। यानी हर्फ वो इकाई है जिनसे कोई जबान बनती है। जबान की सबसे छोटी शक्ल, जबान का सबसे छोटा हिस्सा हर्फ होती है और हर्फ का मजीद इख्तिसाम नहीं किया जा सकता है। हर्फ को ही हरूफ तहजी कहा जाता है। इन्हीं हरूफ को क्या कहा जाता है? हरूफ। उर्दू में क्या कहा जाता है? हरूफ तहजी। इन्हीं हिज्जे वाले हरूफ को क्या कहा जाता है? हरूफ तहजी। हरूफ तहजी, हरूफ तहजी, हिज्जे करके पढ़े जाने वाले हरूफ को क्या कहा जाता है? हरूफ तहजी। और हरूफ तहजी उर्दू में खा से लेके खा तक है, अलिफ से लेकर ये तक या ये वाले ये तक, वो भी बताएंगे कैसे, ठीक है। और हरूफ के मजमुए को, हरूफ के मजमुए को क्या कहा जाता है? तो हरूफ के मजमुए को कहा जाता है अबजद। और ये क्वेश्चन अभी अभी रीड 2021 में पुटअप हुआ था कि हरूफ के मजमुए को क्या कहा जाता है। हरूफ तहजी के मजमुए को या हरूफ के मजमुए को अबजद कहा जाता है। और हरूफ के मजमुए को, एक और बात ध्यान रखना, हरूफ के मजमुए को लफ्ज भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आया था रीड 2015 में कि दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हरूफ के मजमुए को क्या कहा जाता है? अबजद भी कहा जाता है और लफ्ज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक लफ्ज है अलिफ, एक हर्फ है अलिफ, दूसरा सीन, तीसरा लाम, चौथा मीम। अब हिज्जे करने वाले हरूफ, अलिफ एक हिज्जा हुआ, सीन हिज्जे करे, लाम, मीम, इनको अलग अलग पढ़ा तब तक तो ये हर्फ थे, एक हर्फ, और ये बहुत सारे हरूफ हैं, हरूफ हो गई, और मिला के जब पढ़ा तो ये बन गया असलम। उस असलम एक लफ्ज बन गया। तो इनको अबजद क्यों कहते हैं? जब आपने पेपर दोगे तो उसमें जैसे ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन ए तो अलिफ आता है उर्दू में, दूसरा बे आता है, तीसरा जीम आता है और चौथा दाल आता है। ये देखा होगा आपने, उर्दू में अलिफ बे जीम दाल आता है। ये एक गिनती यानी संख्याओं का क्रम है। अबजद, हौज, हत्ती, कलमन, साफवद, अरबी में इन अल्फाजों को गिनती का क्रम भी दिया हुआ है। उसी गिनती के क्रम में 4 गिनती वाले होते हैं अबजद, और अरबी में हरूफ तहजी की तख्ती को अबजद ही कहा जाता है। इसीलिए हरूफ के मजमूए को हम क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं या लफ्ज कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं वो आपके बड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इल्म हिज्जा वो इल्म जिसमें हरूफ को अलग अलग करके पढ़ा जाए, वो इल्म हिज्जा कहलाता है। हरूफ हर्फ की जमा है। हर्फ वो होते हैं जिनसे कोई जबान बनती है। जबान की सबसे छोटी इकाई हरूफ होती है, हर्फ होती है। जैसे अलीफ, बे, ते, ये सब हर्फ है। और हर्फ का मजीद इख्तिसाम यानी इसका और 2 भागों में डिवाइडेशन मुमकिन नहीं है। उर्दू में इन हरूफ को हरूफ तहजी कहते हैं। अलिफ से ये तक के हरूफ तहजी कहलाते हैं। हरूफ तहजी का मतलब हुआ वो हरूफ जिनको हिज्जे करके पढ़ा जाए, हरूफ तहजी कहलाते हैं। हरूफ के मजमुए को हम अबजद कहते हैं या लफ्ज कहते हैं। असलम एक देखें, असलम में अलिफ, सीन, लाम, मीम 4 हर्फ हैं और इनको मिलाया तो एक लफ्ज बन के आया असलम। तो ये लफ्ज है। यहां तक आया समझ में? अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इल्म हिज्जा हो गया। दूसरा है इल्म सर्फ। सर्फ के मायने, लफ्ज के हैं। किसके हैं? लफ्ज के हैं। यानी वो इल्म
जिसमें वो इल्म जिसमें लफ्ज से मुताल्लिक बहस की जाए, लफ्ज से मुताल्लिक बहस की जाए, वो इल्म क्या कहलाता है? वो इल्म कहलाता है इल्म सर्फ। लफ्ज से मुताल्लिक बहस कैसे की जाए, यानी लफ्ज असलम, शाहीन, तो लफ्ज ही शाहीन और असलम, ठीक है। लफ्ज से मुताल्लिक बहस, लफ्ज मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। लफ्ज से मुताल्लिक बहस में क्या होगा? लफ्ज मुज़क्कर है या मुअन्नस है, या लफ्ज वाहिद है या जमा है, वाहिद है या जमा है। इस ताल्लुक से लफ्ज से बहस की जाती है कि लफ्ज मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वाहिद है या जमा है, इस्म है या कोई हालत है। इस्म है, ये संज्ञा है, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, कौन सी इस्म है। मुज़क्कर है यानी स्त्री पुल्लिंग है तो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है तो मुअन्नस है तो कौन सा मुअन्नस है। आ रहा समझ में? तो लफ्ज से बहस की जाती है। अब दोनों ही इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा और इल्म सर्फ, इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? कि वो इल्म जिसमें हरूफ से मुताल्लिक हिज्जे करने वाले हरूफ से मुताल्लिक बहस की जाए वो तो इल्म हिज्जा, वो इल्म जिसमें लफ्ज से मुताल्लिक बहस की जाए उसमें कहते हैं इल्म सर्फ। इल्म हिज्जा का मकसद क्या होता है? इल्म हिज्जा का मकसद होता है हरूफ की बनावट। हरूफ जैसे कोई बनावट है, अलिफ, बे, पे, ते, टे से, ठीक है। अलिफ, बे, पे, ते, टे से ऐसे कोई हरूफ है। हरूफ की बनावट कि अलिफ, बच्चा ये समझने लग जाए, इल्म हिज्जा में उसे ये सिखाया जाता है कि बच्चा अलिफ को बनाना सीख जाए, बे को बनाना सीख जाए, पे को बनाना सीख जाए। उसकी बनावट, उसकी शक्ल, उसकी आवाज़ के अलिफ की आवाज़ अलिफ के लिए ही आएगी, बे की आवाज़ हर हर्फ की एक ज़बान मुकर्रर है, वो उसी के लिए बोला जाता है। जैसे मैं नून बोलूँगा तो नून की ये शक्ल है, तो हर हर्फ की एक आवाज़ भी मुकर्रर है, तो बच्चा उस आवाज़ को सुने और उस हर्फ को पहचान ले। फिर इसके बाद उस हरूफ पे आने वाली ईराब, हरकात व सकनात का उसे इल्म हो जाए कि अलिफ जबर आ होता है, अलिफ जेर ई होता है, अलिफ पेश ऊ होता है। यहाँ तक आया समझ में? अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेश ऊ। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं इन तीनों के नाम क्या हैं। ये खाली अलिफ है, अलिफ जबर आ को क्या कहेंगे, अलिफ जेर ई को क्या कहेंगे और अलिफ पेश ऊ को क्या कहेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने रीट में कितनी तैयारी करी है। ईराब जो होते हैं, ईराब से मुताल्लिक ये सवाल है कि ज़बर वाले अलिफ को क्या कहेंगे, जेर वाले अलिफ को क्या कहेंगे और पेश वाले अलिफ को क्या कहेंगे। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसी तरीके से मैं आपसे और भी मुख्तलिफ सवालात को पूछूंगा और ताकि आप में शौकियत बनी रहे, आप में इसके मुतल्लिक नज़रियात में अपना रुझान कायम रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले आप कौन कौन से सवालात, अपनी कमियों का आपको एहसास हो कि आप में अभी क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? तो इल्म हिज्जा का मकसद होता है बच्चे को हरूफ की शक्ल और उसकी बनावट का इल्म हो और उसकी आवाज़ का इल्म हो और उस पर आने वाली ईराब का भी उसे इल्म हो। इल्म सर्फ का मकसद क्या होता है? बच्चा लफ्ज़ से आशना हो, लफ्ज़ की उसे पहचान हो कि लफ्ज़ वाहिद है या जमा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इस्म है या फ़ेल है। तो इस तरह के मालूमात में इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ से मुताल्लिक बहस की जाती है। अब चलते हैं हम इल्म नहव पर। तीसरा इल्म है इल्म नहव। नहव के मायने जुमले के हैं, ठीक है। वो इल्म जिसमें
जुमले से मुताल्लिक, जिसमें जुमले से मुताल्लिक बहस की जाए, उस इल्म को इल्म नहव कहते हैं। वो इल्म जिसमें जुमले से मुताल्लिक बहस की जाए उस इल्म को इल्म नहव कहते हैं। असलम, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, असलम बाजार गया, ठीक है, असलम बाजार गया। राहिल मैच खेल रहा है, राहिल मैच खेल रहा है, ठीक है। असलम बाजार गया है, राहिल मैच खेल रहा है। अब इसमें देखो तीन चीज होती हैं, फेल, फाइल और मफूल। फेल, फाइल और मफूल। फेल यानी होता क्रिया, फाइल यानी कर्ता और मफूल यानी कर्म। फेल यानी क्रिया, गया, यहां गया क्या है? क्रिया है। खेल रहा है क्रिया है, खेलना क्या है? क्रिया है, ठीक है। फाइल कौन है यहां पर? असलम। यहां पर कौन है? राहिल, ठीक है। मफूल क्या है? बाजार। कहां गया? बाजार गया। और यहां खेल रहा है, मैं क्या कहे? क्रिकेट मैच खेल रहा है, मैच, क्रिकेट मैच खेल रहा है। तो ये हो गया मफूल, कर्म, ठीक है। तो इस इल्म नहव का मकसद क्या है? इसमें नहव का मकसद यह है कि जुमले में आने वाले अल्फाज में कौन फेल है, कौन फाइल है, कौन मफूल है, कौन मुब्तदा है और कौन खबर है, इस बात का इल्म बच्चे को हो जाए। यानी फेल, फाइल, मफूल, मुब्तदा और खबर का इल्म बच्चे को हो जाए। इस बात का इल्म नहव में जुमले से मुताल्लिक बहस की जाती है कि जुमले में आने वाले अल्फाज, जैसे असलम बाजार गया, राहिल क्रिकेट मैच खेल रहा है, तो असलम बाजार गया में असलम तो हो गया फाइल, और राहिल क्रिकेट मैच खेल रहा है तो राहिल क्या हो गया? फाइल हो गया। खेलना गया क्रिया हो गई, यहाँ खेलना भी क्या हो गया? गया क्रिया, खेलना क्रिया। मफूल क्या हो गया? कि बाजार और क्रिकेट मैच, ठीक है। इस तरीके से बच्चे को इल्म नहव वो इल्म होता है जिसमें जुमले से मुतालिक बहस की जाए और बच्चा उस इल्म में फेल, फाइल, मफूल और मुब्तदा और खबर का इल्म हासिल कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इल्म बयान। इल्म बयान, इल्म बयान। इल्म बयान, बयान यानी क्या होता है? बयान यानी होता है पेश करना। वो इल्म जिसमें बात को अच्छी तरीके से पेश करने का हुनर बच्चे को सिखाया जाता है, वही इल्म इल्म बयान कहलाता है। क्या कहलाता है? इल्म बयान कहलाता है वो इल्म जिसमें बात को पुरअसर अंदाज में, बात को पुरअसर, अच्छे अंदाज में, पुरअसर बात को पुरअसर अंदाज में पेश किया जाता है, पुरअसर अंदाज में पेश किया जाता है, उस इल्म को इल्म बयान कहा जाता है। यानी अपनी एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में इस तरीके से पेश करना कि वो बात पुरअसर अंदाज में सामने वाले के समझ में भी आ जाए और वो बात अच्छी और सलीस लगे, ठीक है। जैसे बच्चा खूबसूरत है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बच्चा खूबसूरत है, और एक इसी बात को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है, चांद की तरह
खूबसूरत है। बच्चे को किससे मुशाबियत दे दी? चांद से। खूबसूरत है। बच्चा किसकी तरह खूबसूरत है? तो चांद की तरह। बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई बच्चा खूबसूरत है, और एक बात, इसी बात को पुरअसर अंदाज में पेश करने के लिए इसको हमने कहा दिया कि बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। इल्म बयान, तो इल्म बयान ये शायरी से मुतालिक इल्म है। ठीक है, शायरी से मुतालिक इल्म होता है। शायरी में जब हम पढ़ेंगे तो इल्म बयान, तशबीह, इस्तिआरा, मुबालगा, हुस्न तालील, इल्म बयान। तो इल्म बयान के 4 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से? इल्म बयान को कितने हिस्सों में बांटा गया? 4 हिस्सों में। इल्म बयान को 4 हिस्सों में, 4 हिस्से होते हैं इसके, इससे बांटे गए हैं। पहला तशबीह, दूसरा इस्तिआरा, तीसरा मुबालगा, चौथा हुस्न तालील, किनाया आगा। तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, और मिजाज मुरसिल। मिजाज मुरसिल। अब कैसे याद रखेंगे? देखो, जब भी बयान करने का जिक्र आता है, आप लोग भी बयान करते होंगे कि अल्लाह ताला का इल्म का बयान करो, बयान करो भाई। हम तस्बीह पढ़ते हैं, वगैरह पढ़ते हैं, या भगवान का नाम लेते हैं, जो भी है अल्लाह ताला का नाम लेते हैं इल्म बयान में। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते थे? तस्बीह पढ़ते हैं तस्बीह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्तगफार करते हैं, अल्लाह ताला से क्या करते हैं? इस्तगफार करते हैं। और एक कोने में बैठ जाते हैं, जानमाज लेके मगरिब के वक्त बैठते होंगे ना आप लोग, अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए, किनाया। और इससे हमारे मिजाज में क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है, मिजाज मुरसिल। तो इल्म बयान को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है: तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मिजाज मुरसिल। तशबीह, इस्तिआरा, किनाया और मिजाज मुरसिल। और यह क्वेश्चन दोस्तों 2nd ग्रेड में एक बार पूछा जा चुका है। 2nd ग्रेड में एक बार पूछा जा चुका है कि इल्म बयान का निम्न में से, मंदरजा झेल में से इल्म बयान का हिस्सा नहीं है। तो इल्म बयान के हिस्से कौन कौन से हैं? तशबीह, इस्तिआरा, किनाया और मिजाज मुरसिल। जब मैं आपसे, आपके घर वाले आपसे, या आपका मन करता होगा कि अल्लाह ताला को याद कर लें, ऊपर वाले को याद कर लें, तो आप तस्बीह हाथ में लेते होंगे, इस्तगफार करते होंगे, एक किनारे में, कोने में जाके, किनाया यानी कोने में जाके बैठ जाते होंगे, और इससे आपके मिजाज में बदलाव आ जाता होगा, मिजाज मुरसिल। तो तस्बीह, इनको याद करना बड़ा ही आसान है। तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मिजाज मुरसिल। मैं उम्मीद करता हूं जो मैं आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके बआसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इनमें बयान के बाद आता है 5वां आता है इल्म अरूज। इल्म अरूज, इल्म अरूज। इल्म अरूज बना है अर्ज से। अर्ज यानी दुपट्टा आप लेने जाते होंगे, दुपट्टा या कपड़ा आप लेने जाते होंगे, कितने अर्ज का है भाई, ये पूछते हैं ना, कितने अर्ज का है? तो अर्ज से मतलब है नाप तोल। वो इल्म जिसमें शेर के माप तोल का एक इल्म हासिल किया जाता है कि शेर शेर है या नहीं, शेर नस्र है या नज़्म है, इस बात का तो शेर की माप तोल, शेर की माप तोल के इल्म को, शेर की माप तोल के इल्म को इल्म अरूज कहते हैं। इल्म अरूज कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? इल्म अरूज वो इल्म जिसमें शेर की मापतोल या वजन का अंदाजा किया जाता है, वही इल्म अरूज कहा जाता है। अब मेरा एक सवाल छोटा सा, नस्र किसे कहते हैं और नज्म किसे कहते हैं?
नस्र किसे कहते हैं और नज़म किसे कहते हैं? बहुत आसानी से आसान सवाल जो आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान सवाल है। तो नस्र कहा जाता है जुमले में कही गई बात को, जुमले में कही गई बात, जुमले में कही गई बात को तो नस्र कहते हैं। जबकि शायरी के अंदाज में कही गई बात नज्म कहलाती है। आ रहा समझ में? कलाम मौजू को नस्र कहते, कलाम मौजू को नज्म कहते हैं। कलाम मौजू को, कलाम यानी बातचीत, कलाम मौजू को नज्म कहते हैं, मौजू को नज्म कहते हैं। जबकि गैर कलाम मौजू को नस्र कहा जाता है। यहां तक आ रहा समझ में? इल्मे हिज्जा, इल्मे नहव में नस्र किसे कहते हैं? जुमले में कही गई बात को तो नस्र कहते हैं। जबकि शायरी के अंदाज में कही गई बात को नज्म कहते हैं। कलाम मौजू को नज्म कहते हैं और गैर कलाम मौजू को नस्र कहते हैं। ठीक है, यहां तक आ रहा समझ में? नस्र में बात को मुफस्सिल अंदाज में, कैसे अंदाज में? मुफस्सिल, तफसील के अंदाज में पेश किया जाता है। जबकि नज़म में या शायरी में बात को मुफस्सिल अंदाज में ना पेश करके इशारों ही इशारों में पेश किया जाता है। आपने देखा होगा, इसे कहते हैं हिंदी में गद्य भाग, इसे कहते हैं पद्य भाग। तो नज़म में क्या होता है? बात को इशारों ही इशारों में पेश किया जाता है। और नज़म की एक खास बात होती है कि नज़म में आहंगी होती है, अल्फाजों की मौजूनियत होती है, अल्फाजों को एक नई तरतीब के साथ, उस तरतीब के साथ बिठाया जाता है, तरतीब के साथ पेश किया जाता है, जिससे आहंगी पैदा होती है, लय पैदा होती है, तरन्नुम पैदा होता है और जो सुनने में हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। जैसे नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो ये नज़म वाला पार्ट हो गया, मीर तकी मीर की नज़म हो गई और गजल का ये पार्ट है। और नसर के जुमले में कहीं हम और आप जो बात कर रहे हैं, हम और आप जो दिन भर में बातें करते हैं, वो सब हम नसरी अंदाज में बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा कि इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे बयान और इल्मे उरूज क्या क्या है। एक बार हम वापिस देख लेते हैं। उर्दू कवायद, कवायद का मतलब होता है व्याकरण। जो कवायद का ज्ञाता होता है उसे वैयाकरण और उर्दू में कवायद नवेश कहते हैं। कवायद कायदे की जमा है। कायदा का मतलब होता है नियम और कानून। ठीक है, कवायद किसी भी जबान को पढ़ने लिखने के जो उसूल बनाए गए हैं, उन्हीं उसूल और उनको पढ़ने लिखने के उसूलों को क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ज़ेर बहस उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया है: इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे बयान और इल्मे अरूज। इल्म है हिज्जा 2 लफ्जों से मिलकर बना है, इल्म और हिज्जा। हिज्जा के मायने होते हैं अलग अलग करके पढ़ना। वो इल्म जिसमें हरूफ को अलग अलग करके पढ़ा जाए वो इल्म हिज्जा कहलाते हैं। हरूफ हर्फ की जमा है। हर्फ वो होते हैं, हर्फ वो सबसे छोटी इकाई है, किसी भी जबान की सबसे छोटी इकाई है जिनसे कि कोई जबान बनती है, जैसे अलिफ बे ते से। इन्हीं हरूफ को, हरूफ की तख्ती को उर्दू में हरूफ तहज़ी कहते हैं, यानी हिज्जे वाले हरूफ। अलिफ से ये तक के हरूफ हरूफ तहज़ी कहलाते हैं। हरूफ के मजमूए को क्या कहा जाता है? अबजद कहा जाता है। हरूफ के मजमूए को अबजद कहा जाता है और ये रीड 2021 में अभी पूछा गया था। और हरूफ के मजमूए को लफ्ज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन रीड 2015 में पूछा गया था। जैसे कि अलिफ, सीन, लाम और मीम 4 हरूफ हैं। इनको मिला के पढ़ा तो असलम हो गया। और अबजद को कहते हैं कि अरबी की तख्ती में इन हरूफ को क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं। ठीक है, यहां तक आया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इल्मे सर्फ। इल्मे सर्फ के मायने होते हैं लफ्ज के। वो इल्म जिसमें लफ्ज से मुताल्लिक बहस की जाए वो इल्मे सर्फ कहलाता है। जैसे असलम,
और शाहीन असलम मुज़क्कर है या मुअन्नस है, शाहीन मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वाहिद है या जमा है, वाहिद है या जमा है, इस बात का इल्म जिस इल्म से हमें हासिल होता है वही इल्म इल्म सर्फ कहलाता है। इल्म हिज्जा और इल्म सर्फ में क्या अंतर है कि इसमें इनमें क्या अंतर है, इसमें हरूफ से मुतालिक बहस की जाती है जबकि इसमें लफ्ज़ से मुतालिक बहस की जाती है। जैसे और इस इल्म का मकसद क्या है, इल्म हिज्जा का मकसद है हरूफ की बनावट, उसकी शक्ल का बच्चों को इल्म हो जाए और उसकी पहचान, आवाज़ की पहचान हो जाए कि कौन सी आवाज़ के लिए कौन सा हरूफ काम में आता है। इसके बाद उस हरूफ पे आने वाली ईराब यानी मात्राएं, हरकत व सकनात का उस बच्चे को इल्म हो जाए। और मैंने आपसे 3 क्वेश्चन ये पूछे थे कि अलिफ जेर, अलिफ ये अलिफ है खाली, इस अलिफ पर जबर जब लग जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इस पर जेर जब लग जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, और पेश इस पर लग जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इल्म नहव के मायने जुमले के हैं, वो इल्म जिसमें जुमले से मुतालिक बहस की जाए वो इल्म नहव कहलाता है। जैसे असलम, 2 जुमले हमने यहाँ पे देखे, असलम बाजार गया, राहिल क्रिकेट मैच खेल रहा है। तो फेल क्या हो गया, गया यानी फेल यानी होता है क्रिया, गया क्रिया हो गई, खेल रहा है क्रिया हो गई, फाइल कौन हो गया, असलम और राहिल हो गए, मफूल कौन हो गया, बाजार और क्रिकेट मैच खेलना हो गया। आ रहा है यहाँ तक समझ में। तो इस इल्म का मकसद यह है कि बच्चा जुमले में आने वाले फेल, फाइल, मफूल, मुब्तदा और खबर, इन सब का बच्चों को इल्म हो जाए, इसीलिए इस इल्म को इल्म नहव कहा जाता है। इसके बाद है इल्म बयान। बयान का मतलब बात को पुरअसर अंदाज में इस तरीके से पेश करना ताकि वो सुनने वाले को मजा आए, ताकि वो सुनने वाला उस बात को बार बार सुनने की कोशिश करे, सुने आपको। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, बच्चा खूबसूरत है, तो और इसी बात को इसी अंदाज में कहा जा सकता है, बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है, हामिद शेर है, हामिद बहादुर है, हम यूँ भी कह सकते हैं, और हामिद शेर की तरह बहादुर है या हामिद शेर है, हम बात को इस तरीके से भी कह के खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकते हैं। इल्म बयान के फिर हमने वेरी 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 मोस्ट सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आ चुका है। इल्म बयान के 4 हिस्से होते हैं, कौन कौन से, तशबीहा, इस्तिआरा, किनाया और मिजाज मुरसिल। तशबीहा, इस्तिआरा, किनाया, मिजाज मुरसिल। अगला हम देखते हैं इल्म अरूज। अरूज अर्ज से बना है यानी लंबाई चौड़ाई मापना तोलना। तो शेर को मापने तोलने के जो उसूल बनाए गए हैं उन्हीं उसूलों को इल्म अरूज कहा जाता है। फिर हमने इसमें देखा नस्र और नज़म। नस्र किसे कहते हैं, जुमले में कही गई बात को नस्र कहा जाता है, जबकि शायरी के अंदाज में कही गई बात को नज़म कहा जाता है। कलाम मौजू को नज़म कहते हैं, गैर कलाम मौजू को नस्र कहते हैं। ठीक है, नस्र में बात मुफस्सिल अंदाज में पेश की जाती है, जबकि नज़म में बात को मुफस्सिल अंदाज में पेश न करके इशारों में पेश किया जाता है। नज़म में आहंगी होती है, एक तरन्नुम होती है, एक मौजूनियत होती है, जिससे कि उसको सुनने में वो पुरअसर अंदाज में और दिल की कैफियत को बढ़ा देती है इंसान को। मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपके ये टॉपिक अब तक समझ में आया होगा। कल हम हुरूफ तहज़्ज़ी पढ़ेंगे और हुरूफ तहज़्ज़ी को हम बआसानी समझेंगे कि उर्दू में हुरूफ तहज़्ज़ी कितने होते हैं, अरबी से लिए गए हुरूफ कितने हैं, फारसी से लिए गए हुरूफ कितने हैं, या हिंदी से आए हुरूफ कितने हैं, और वेरी वेरी मोस्ट समझेंगे इन हुरूफ से बनने वाली शक्लें। जैसे मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा था कि जब हम हथेलियों को खोल देंगे तो शहादत की उंगली और अंगूठे से बनने वाले हुरूफ की शक्ल कैसी होगी, काफ कैसी होगी, पानी की लहर की शक्ल कैसी होगी, मीम कैसी होगी। इसी तरीके से कुछ और नए अलग दुनिया से हटकर क्वेश्चनों को हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे और साथ बने रहें, एएमजी कोचिंग क्लासेज के साथ बने रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।